दोस्तों नमस्कार। अगर आपके पास अथाह पूंजी है, अगर आप राजनीतिक तिकड़मों के बीच से चापलूसी के मंत्र को याद कर चुके हैं, हाईकमान से आपकी नजदीकियां हैं, कॉरपोरेट को भी आप समझते हैं और उनका साथ लेकर चलते हैं, तो फिर यकीन जानिए आपको संसद के भीतर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता ने जिन्हें चुना है वही लोग आपको चुन देंगे। बस आपके पास पैसा होना चाहिए, नजदीकी हाईकमान से होनी चाहिए, चापलूसी आनी चाहिए, कॉरपोरेट की पूंजी अगर लगानी पड़ जाए इस शर्त के साथ कि जब हम राज्यसभा में पहुंचेंगे तो फिर आप ही के मुद्दों को उठाएंगे। अभी पूंजी दे डालिए, हमें कुछ को खरीदना पड़ता है और यह खुला खेल चलता है। इस देश की संवैधानिक संस्था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग हो, चुप्पी थाम लेता है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर। विजय माल्या ने तो उसका खुला नजारा पेश किया था 21वीं सदी में ही, एक वक्त कांग्रेस के सहयोग से, दूसरे वक्त बीजेपी के सहयोग से। और जब कांग्रेस के सहयोग से पहुंचे तो बीजेपी ने तलवार निकाली, जब बीजेपी के सहयोग से पहुंचे तो कांग्रेस ने तलवार निकाली, और इन सब के बीच जेडीएस इधर भी रही उधर भी रही, क्योंकि उसके अपने विधायकों को पैसा मिलता चला गया। कमाल का खेल है यह राज्यसभा का। सवाल यह है कि राज्यसभा के भीतर होता क्या है। राज्यसभा में जब भी कोई विधेयक आता है तो यकीनन वहां पर वोटिंग होती है, लेकिन दो मुद्दे हाल के दौर में ऐसे निकल कर आए जहां विपक्ष की सहमति नहीं थी, उन विधेयकों को लेकर विरोध कर रहे थे और वोटिंग की जरूरत थी, लेकिन राज्यसभा ने दिखला दिया विपक्ष की कोई हैसियत होती नहीं है। वह किसान को लेकर कानून हो या इस देश के मजदूरों को लेकर लेबर लॉ में किया गया बदलाव हो, विपक्ष चूं चपाड़ भी नहीं कर पाया। स्थितियां विपक्ष के अनुकूल होने नहीं दी गई। तो यह है सत्ता की ताकत, जहां पर संसद भी बड़ी छोटी लगने लगती है। और जब संसद छोटी लगने लगे तो भी उस संसद के भीतर और राज्यसभा सदस्य बनने की कुलबुलाहट अगर रईसों में हो, चापलूसों में हो, बिचौलियों में हो, कॉरपोरेट के लिए काम करने वाले लोगों के भीतर हो, तो एक सवाल जरूर है, इस देश का आधा लोकतंत्र तो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर राज्यसभा को आप जिंदा देखना चाहते हैं तो दो तीन परिस्थितियों के आश्रय आज देख लीजिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार इसका जिक्र होता है, राज्यसभा में हम रहेंगे तो मजबूती से अपनी बातों को उठाएंगे। यह मजबूती से अपनी बातों को उठाने के मद्देनजर बहुमत ही मायने रखता है, और मौजूदा वक्त में पहली बार ऐसा है कि बहुमत के नजदीक पहुंचने की स्थिति में बीजेपी अपने बूते आ रही है। यानी 245 में कल्पना कीजिए, अगर बीजेपी अपने बूते आ गई तो उसको एनडीए के जो सहयोगी उसके अपने दल हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसी इच्छा वैसा, लोकसभा में पहले से बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, तो खेल कौन रोक सकता है। और राज्यसभा में ना जाने देने के लिए और जाने देने के लिए दोनों स्थितियों में अगर कमाई हो रही है तो कमाई क्यों ना कर ली जाए। बात शुरू कहीं से भी करें, लेकिन एक बात शुरू करते हैं आज राजस्थान से। राजस्थान के भीतर से जिन लोगों को जाना है उसमें 4 लोगों को वहां पहुंचना है। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में जो लोग वहां पर मौजूद हैं उसमें 7 बीजेपी के हैं, 3 कांग्रेस के हैं, 4 के लिए इस बार चुनाव हो रहा है। 4 में से 3 लोगों को, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, 3 लोगों को कांग्रेस ने यह सोचकर उतार दिया 2 तो पक्के तौर पर चले जाएंगे, 1 के लिए कुछ वोट और चाहिए, ये और कुछ वोट 15 वोट और चाहिए। तो वो मानकर चल रही है कि 13 निर्दलीय हमारे साथ खड़े हैं। बीटीपी के 2 एमएलए साथ में हैं, आरएलडी का 1 है, सीपीएम के 2 है, सब मिला लीजिएगा तो ये 15 पार है और हम जीत जाएंगे। लेकिन झटके में वहां से एंट्री मीडिया के जाने माने व्यक्ति सुभाष चंद्रा की होती है, जो कहते हैं हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है, निर्दलीय के लिए जो वोट चाहिए उसमें 41 वोट तो बीजेपी के पहले कैंडिडेट को मिल जाएंगे, 30 वोट उनसे बच रहे हैं। उन 30 वोटों को सुभाष चंद्रा के पक्ष में डाल दिया जाएगा, लेकिन उन्हें भी 41 वोट चाहिए, तो 11 वोट कहां से आएंगे। उन्होंने कहा कुछ निर्दलीय से ले आएंगे। उन्होंने बोला अच्छा निर्दलीय से भी लेते आइएगा, और बोले आरएलपी है वहां पर उससे ले आएंगे, हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए।
दोनों कांग्रेस को भी जो वोट जिनसे चाहिए और निर्दलीय उम्मीदवार जो बीजेपी इनके पीछे खड़ी है उनको भी जिनसे वोट चाहिए, वहां पर किसके पक्ष में कौन वोट देगा, कोई इस पे चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है कि कौन विचारशील है, कौन मीडिया चलाता है, कौन उसके पास पैसा है। जी नहीं, यहां बहुत साफ मायने रखता है कि खरीद फरोख्त तो खुले तौर पर होगी, विचारों का आदान प्रदान कतई नहीं होगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्यसभा आधे लोकतंत्र की मौत का फतवा जारी करता है कि अब वहां पर विचारशील परिस्थितियों की कोई जरूरत नहीं है। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि बहुमत जब बीजेपी का नहीं था, विपक्ष बहुमत के साथ था, हमने सोचा उस फेरिस्त को निकाले जो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं यहां पर होती रही 2014 से लेकर, और विपक्ष चाहता नहीं था कि वो विधेयक पास हो जाए। चर्चा हुई, चर्चा के बाद चीजें ढह गई और सत्तानुकूल हो गई। 2014 को याद कीजिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 15/7/2014, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 जुलाई, अगस्त में सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया, यह भी पास हो गया। विपक्ष सोचते रह गया। लेबर लॉ, रजिस्ट्रार एंड मेंटेनेंस करने के जो अमेंडमेंट लॉ लाया गया था, यह 28 नवंबर 2014 को लाया गया, यह भी पास हो गया। उसके बाद टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन लॉ करके लाया गया, यह 17 दिसंबर 2014 को लाया गया। हम उस पीरियड का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष वहां पर मजबूत था। 2014 में भी, 2015 में भी। 2015 में सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया, विपक्ष कुछ नहीं कर पाया। इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया, विपक्ष कुछ नहीं कर सका। माइंस एंड मिनरल्स बिल लाया गया, विपक्ष कुछ नहीं कर सका। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया, विपक्ष कुछ नहीं कर पाया। ब्लैक मनी को लेकर जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट होता है, उसकी इंपोजिशन ऑफ टैक्स बिल जो लाया गया, विपक्ष कुछ नहीं कर पाया। और जो बिलों की पूरी फहरिस्त है, उसी के समानांतर हमारे यहां कॉरपोरेट की एंट्री सत्ता के साथ सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की दृष्टि से होती है, और उनके लिए अनुकूल रास्ता बनाने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में लाया गया, और इसी आईबीसी को फिर से दोबारा 2021 में दोबारा लाया गया। यानी अनुकूल परिस्थितियां आपको अपने लिहाज से चलाना अगर इस देश को है, भूल जाइए सारी चीजों को, अपने हिसाब से ही देश चलाएंगे, तो फिर जो विधेयक आते हैं उसके बदले आप पहले ऑर्डिनेंस ले आते हैं, ऑर्डिनेंस के बाद फिर आप विधेयक लेकर आते हैं, विधेयक पास हो जाते हैं, लोकसभा में बहुमत और राज्यसभा में आपकी तिकड़में काम देती हैं, फिर भी राज्यसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं। यानी जनता को लेकर, जनता से जुड़े सवालों के मद्देनजर, उसको भविष्य की दृष्टि से देखते हुए राज्यसभा को लेकर जो चिंतन मनन आजादी के वक्त किया जा रहा था, वो मौजूदा वक्त में बिल्कुल नहीं है। फिर भी आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कुलबुलाहट है। इस देश में संसद की जो परिस्थिति है, यह एक के बाद एक बिलों के जरिए देखी जा सकती है। एक पूरी लिस्ट है हमारे पास। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 में भी लाया गया 11 दिसंबर को। फिर रिसाइकलिंग शिप बिल लाया गया, जो कि पोर्ट्स के लिए बड़ा अनुकूल था, कॉरपोरेट के लिए, और इस देश के भीतर में बंदरगाहों का किंग कौन है यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, अडानी साहब हैं। मिनरल लॉ के लिए लाया गया 12 मार्च 2020 में। तमाम बिल लाए गए। उन तमाम बिलों के भीतर विपक्ष की मजबूती और मौजूदगी हमेशा से रही, लेकिन उसके अनुकूल कुछ नहीं हुआ। यानी जो रेफरी होता है, जो इंपायर बैठे हुए होते हैं, वह भी अपने हिसाब से राज्यसभा को भी चला सकते हैं। कभी लोकसभा को भी चलाया गया, लेकिन लोकसभा में अब चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुमत के सिर तो सत्ता के साथ है, तो सत्ता अपने अनुकूल चीजों को खींचती चली जाएगी। अब यहां पर इस राज्यसभा में हलचल दो बातों को लेकर बड़ी तेजी से हो रही है। एक तो राजस्थान का हमने आपसे जिक्र कर दिया, दूसरी चर्चा राज्यसभा में हो रही है कि 2 मंत्रियों की कुर्सी जा रही है। एक मुख्तार अब्बास नकवी हैं, दूसरे आरसीपी सिंह हैं। आरसीपी सिंह, एक वक्त हिम्मत नहीं होती थी उनकी कि वह नीतीश कुमार के बगल में भी बैठ जाए, खड़े रहते थे। उनको धीरे धीरे आगे लाया गया, पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, बढ़ाया गया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, मंत्री ले आए, उनकी नजदीकी देश के प्रधानमंत्री यानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ हो गई। अब नीतीश कुमार ने कहा हम आपको नहीं भेजेंगे, तो राज्यसभा उनका पत्ता कट गया, और अब जब से मंत्री हैं, अब नहीं तो फिर कुर्सी गई, यानी 6 जुलाई के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब वो कह रहे हैं वापस दिल्ली जाएंगे, अभी पटना में है, दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से जी पूछेंगे हमें क्या करना है,
करना क्या है, जब आपको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो कुर्सी छोड़नी है। मुख्तार अब्बास नकवी एकमात्र चेहरा जो मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोदी की कैबिनेट में मौजूद, उस चेहरे को लेकर अब यह सवाल है कि अब उनकी कुर्सी भी जा रही है, क्योंकि उन्हें भी राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। हालांकि उनके लिए अलग अलग डिजाइन से अलग अलग खबरें भी आती हैं कि रामपुर से जो आजम खान साहब ने सीट खाली की है वहां से उन्हें चुनाव लड़ा दिया जाए, या फिर संगठन का काम सौंप दिया जाए, और या फिर उसके पैरेलल में जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं उसमें तो 5 ही मनोनीत हैं जो राष्ट्रपति करते हैं, 7 सीटें तो खाली हैं, तो इनको तो भेजा ही जा सकता है, क्योंकि माइनॉरिटी का फेस है ये, बीजेपी के भीतर में भेजा जा सकता है। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन 2 मंत्रियों को लेकर अलग अलग सवाल है। अगला सवाल यह है कि जिसे जनता नहीं चुनती है, उस जनता को नहीं चुनने के बावजूद भी उनकी ताकत बड़ी जबरदस्त है। मोदी कैबिनेट में 20 मंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से चुनकर पहुंचे हैं। इन राज्यसभा से चुने हुए मंत्रियों की तादाद में बीजेपी के 18 सांसद हैं। आप कहेंगे 18 सांसदों को चुना गया? जी, 18 नाम भी जानना चाहेंगे, कुछ नाम लेते हैं। 2 जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, उसमें एक रामदास अठावले साहब हैं जो कि आरपीआई से आते हैं, और एक आरसीपी सिंह थे जिनकी कुर्सी जा रही है जो जनता दल यूनाइटेड से। बाकी सारे नाम जैसे निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, पीयूष गोयल, जयशंकर विदेश मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, नारायण राणे, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रुवाला, राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन, बीएल वर्मा, एल मुरुगन, तमाम लोग के जो नाम है ये राज्यसभा से आए हुए हैं। तो राज्यसभा में जनता के बीच नहीं जाना है और उसको चुने हुए लोगों के जरिए ही चुन भी लेना है, अगर आपकी नजदीकी हाईकमान के साथ है तो। हम सत्ता पक्ष का जिक्र भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सत्ता को चलाने वाला शख्स इतना ताकतवर होता है कि वो जिसे मन चाहे वो राज्यसभा में भेजे और राज्यसभा के बाद मंत्री बना ले, और मंत्री बनाने के बाद चूंकि उनको जवाब जनता को नहीं देना है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी नहीं है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो पीएमओ ही होगी। और जैसे ही हम पीएमओ का जिक्र करते हैं, हमें तुरंत याद आया एक किताब, अनिल स्वरूप साहब हैं। अनिल स्वरूप साहब रिटायर हो गए। 2014 से 2016 तक ये कोल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 2016 से 2018 तक ये एजुकेशन सेक्रेटरी होते थे। इन्होंने किताब लिखी है। उस किताब, ये 1981 बैच के हैं, इनकी किताब है नो मोर ए सिविल सर्जेंट, नो मोर ए सिविल सर्वेंट, ये किताब लिखी गई है। इनका बहुत साफ कहना है कि हमने जो ढांचा देखा मौजूदा वक्त में सरकार को चलाने का, उसमें पीएमओ सेंट्रलाइज ही पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, टोटल कंट्रोल पीएमओ का है। इतना ज्यादा कंट्रोल है कि कोई नौकरशाह अपने तौर पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। नौकरशाह को अपने मंत्री को बताना होता है। मंत्री कहता है जाओ तुम सीधे पीएमओ में जाओ, वहां पूछो और फिर उन्हीं बातों को कहो, या फिर उससे हटकर कुछ भी नहीं कहो। यानी जो इंडिपेंडेंस थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की भी जो इंडिपेंडेंस थी, जिसको संभाले हुए ब्यूरोक्रेट थे, उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री का कहना होता है आप कुछ नहीं कहेंगे, आप सीधे पीएमओ में चले जाइए। और इस किताब में एक उदाहरण दिया गया है। उन्होंने कहा 2 चीजें निकल कर आई 2015 में जब लाया गया कि जो नौकरशाह होते हैं उनका एवोल्यूशन प्रोसेस कैसे होना चाहिए। तो उसमें कहा गया कि ओवरऑल सर्विस रिकॉर्ड देखना चाहिए, अच्छी बात है। विजिलेंस स्टेटस देखना चाहिए, कोई जांच वांच तो नहीं चल रही। और तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, सत्ता के लिए ये कितने अनुकूल है। ये प्राइवेट सेक्टर में जरूर होता है, कॉर्पोरेट में जरूर होता है, लेकिन वहां भी एक पैनल बैठता है, पैनल तय करता है और बताता भी है आपकी उपयोगिता यहां क्यों नहीं है या उपयोगिता कहां पर होगी आपकी। लेकिन इस दौर में भारत को चलाते वक्त जो भी नौकरशाही है वो अगर ऐसा महसूस करती है इस किताब के मुताबिक, तो बहुत साफ तौर पर है, उन्हें बताया भी नहीं जाता है कि आपकी उपयोगिता नहीं है। किसी को भी हटाया जा सकता है, किसी को भी पिछले के दरवाजे से रखा जा सकता है, और यूजीसी उस पर ठप्पा लगा देता है कि हमने एक प्रोफेशनल को रखा है ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी एक तरफ राज्यसभा यानी पार्लियामेंट को चलाना, दूसरी तरफ इस देश को चलाने के लिए नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स की टीम। इन दोनों परिस्थितियों के बीच जब आप पेंडुलम की तरह घूमेंगे तो आपके जहन में एक शब्द निकल कर आएगा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी।
और डेमोक्रेसी जब गायब हो जाएगी और वह पीएमओ में केंद्रित हो जाएगी और मंत्रियों का महत्व नहीं बचेगा, मंत्री भी बनाए जाएंगे राज्यसभा के जरिए जिनकी कोई जिम्मेदारी अपनी जनता को लेकर नहीं होगी, वह जिन्होंने बनाया है उनको लेकर होगी, तो जो स्टेट चल रहा होगा वह सिर्फ मर्जी से चल रहा होगा और मर्जी इस देश के प्रधानमंत्री की होगी। इसमें कुछ कहने की बात है नहीं और इसको इस दौर में देखा भी गया है। लेकिन अगला सवाल है कि लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर पहचान पार्लियामेंट की है, तो इसलिए जब इसके भीतर घुसिएगा तो उसमें दो तीन चीज आपके जहन में आएगी कि तब बाकी एमपीज जो हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे, उनकी उपयोगिता क्या होती है। उनकी उपयोगिता क्या सिर्फ जो राज्यसभा सदस्य बनने के बाद सुविधाएं मिलती हैं वो होती है, कुछ विशेषाधिकार होता है वो होता है। क्योंकि आप राज्यसभा के भीतर जब हम चेक कर रहे थे तो इस देश के भीतर में जितने भी सवाल 2014 के बाद से 2022 तक के लिए उठे और जो भी बिल जो पास हुए हैं उसमें से लगभग 60% को लेकर विपक्ष की कोई सहमति नहीं थी, लेकिन विपक्ष कुछ नहीं कर पाया और अब तो स्थिति सत्ता के अनुकूल हो रही है जब सदस्यों को लेकर बात है। उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो सवाल उठे उन सवालों का ताल्लुकात कॉरपोरेट से, लगभग 42% सवाल कॉरपोरेट से ताल्लुक रखते हुए थे और 18% ऐसे सवाल थे जिसपे जो बिल बन गया, उस बिल के बनने के बाद जिस पे राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, उसको बनने के बाद उस सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें सरकार ने कॉरपोरेट प्राइवेट हाथों में सौंप दी या उस दिशा में मोनेटाइजेशन के साथ कॉरपोरेट और प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार बढ़ गई। यानी संसद की मोहर लगे, देश की अर्थव्यवस्था कॉरपोरेट के हाथ में जाए, आप कुछ नहीं कह सकते, लीगल एस्पेक्ट है। पार्लियामेंट के भीतर जो पार्लियामेंट्रीज हैं जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं उसमें विपक्ष की भूमिका विरोध करने भर की रहेगी, विरोध करे, बहस कर ले, खेल खत्म। वोटिंग की स्थिति में सरकार को लगेगा कि विधेयक गिर जाएगा तो सरकार वोटिंग की स्थिति आने नहीं देगी, शोर शराबे हो हल्ले में वो पास हो जाएगा। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर के भीतर की हलचल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के अनुकूल के माइंडसेट से चलती है। अब यहां पर दो बातें और निकल कर आती है। जब पार्लियामेंट चल रही होती है उस पीरियड में कहा जाता है कि कम से कम कोई भी संसद सदस्य पार्लियामेंट चलती हुई के मौके पर बाहर जाकर ना मीडिया से कोई बात करें उन मुद्दों को लेकर जो गंभीर मुद्दे हैं जिस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी है, या फिर जो बिल भी लाना है उसको लेकर भी वो बाहर नहीं बोले। लेकिन हमारी टीम ने बढ़िया रिसर्च किया, उसने निकाला कि इस देश के भीतर में जो बिल लाए जाने वाले थे उनको लेकर जो चर्चा होनी थी, इस देश के प्रधानमंत्री ने चलती हुई संसद के दौर में भी लगभग 8 बरस में 52 ऐसे मौके आए जब उन्होंने उस दौर में बाहर अपने मन की बात कह डाली। वो मन की बात किसी रैली में कही, वो मन की बात किसी उद्घाटन समारोह में की, वो मन की बात में ही चाहे क्यों ना कह दी गई हो। ये एक अलग एस्पेक्ट है कि वो प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट का महत्व किस रूप में स्थापित किया जाए ये पहली बार एक सवाल बन चुका है और इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बड़ी बात, जब आप उस दिशा में नहीं कह रहे होते हैं तो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आई, जो टीम हमारी उस पर रिसर्च कर रही थी उसने जानकारी दी कि दरअसल आप सिर्फ इस रूप में मत देखिए कि पार्लियामेंट चल रही है और बाहर उन्हीं बातों का जिक्र किया जा रहा है। इसके समानांतर ये देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो काम है, जैसे सीएजी है, वो अपनी रिपोर्ट भी नहीं रखेगी अगर वो सत्ता के अनुकूल ना हो तो आप क्या करेंगे। यानी सीएजी का जो काम है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस सरकार के भीतर जो भी मंत्रालयों में काम हो रहा है उसको उभार कर लाना, और वो तो लेकर आई भी थी 2G और कोयला स्कैम में। यह अलग मसला है कि वो परसेप्शन के आधार पर डेवलप किया गया था, लेकिन यहां तो आपको हर साल रिपोर्ट देनी है। वह रिपोर्ट भी अगर नहीं रखी जा रही है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, कोई नहीं जानता है। जिस तरीके से महंगाई दर अगर बढ़ जाए तो रिजर्व बैंक को जवाब देना पड़ता है और पार्लियामेंट जवाब मांगती है, इस पर भी ब्रेक लग गया। तो इस पार्लियामेंट की महत्ता क्या बची? इस पार्लियामेंट की महत्ता सिवाय इसके कि आपको कुछ विशेषाधिकार मिल जाए और जनता के बीच आपका कद बड़ा हो जाए, लेकिन जनता के लिए अनुकूल परिस्थिति जब पीएमओ से ही संचालित होनी है तो उसी को तय करना है कि आखिर में किस दिशा में इस देश की पॉलिसी बनेगी,
कौन से कार्यक्रम निकलेंगे, किस पर मोहर लगेगी। और जो पार्लियामेंट के भीतर जब आप एमपी से बात करते हैं तो आपको बड़ी जानकर हैरत होगी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक कहते हैं कि दरअसल लोकसभा हो या राज्यसभा, खासतौर से राज्यसभा, लोकसभा तो बीजेपी का वहां बहुमत है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। राज्यसभा में भी कैसे राज्यसभा को चलाना है ये पीछे से बैठकर तय कर लिया जाता है। पीछे बैठता कौन है और पीछे से तय कौन होता है? जाहिर है सत्ता दल के लोग होते होंगे। यानी स्पीकर के मूवमेंट्स जो होते हैं वह भी निर्धारित होते हैं क्या? कहां पर शोर मचाना है, कहां हंगामा करना है, कहां पर आपको चीजों को दबा देना है, कहां पर चीजों को उठा देना है। और ये होते 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 स्थिति ऐसी आ गई जब लाइव टेलीकास्ट जो होते हैं उस पर भी नियंत्रण हो गया सत्ता का। किसे दिखाना है, किसे नहीं दिखाना है, कैमरे को किधर लेना है, साउंड कहां नीचे करना है, यानी वर्चुअल आवाज भी बंद हो गई। तो जो सही रूप में पार्लियामेंट की पहचान होनी चाहिए थी, जब वो डाइल्यूट होते 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 यहां तक आ गई, तो भी इस देश के भीतर में हलचल इस बात को लेकर है कि कौन जा रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और उसमें कौन सबसे ज्यादा खरीद पाएगा। अगर जरा से वोट का हेरफेर की स्थिति कुछ राज्यों में आएगी जहां पर जितने लोगों को चुना जाना है, अगर उससे ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पर होंगे तो आप क्या करेंगे? 5-6 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल, क्या वाकई लोकतंत्र का मंदिर संसद राज्यसभा के सदस्यों के तौर पर इस देश के पैसे को रिप्रेजेंट करता है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, उस राज्यसभा के भीतर जो सवाल उठते हैं उन सवालों का जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरा सवाल, जो कॉरपोरेट होती है वो लोकसभा के रास्ते सवाल कम उठवाती है, राज्यसभा के माध्यम से उठवाती है, और जो पूरे सवाल संसद के भीतर उसमें 82% राज्यसभा के जरिए ही कॉरपोरेट के हित साधते हुए सवाल उठते हैं। तो क्या वह भी स्थिति होती है? तीसरा सवाल। चौथा सवाल, जो कमिटी बनती है, जो पार्लियामेंट्री कमिटी बनती है जिसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसमें से ज्यादातर राज्यसभा सदस्यों के जिन कॉरपोरेट के हितों के लिए वह काम कर रहे हैं, उन्हीं कॉरपोरेट के हितों से जुड़ी कमिटियों को में वह शामिल भी होते हैं। चौथा सवाल था ये। पांचवा सवाल, आप किसी भी इलाके में कहीं से भी चुने जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, राजीव शुक्ला चुने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। हमें याद आता है कि छत्तीसगढ़ में जब किसानों का मसला उठा था कि आय दुगनी हो जाएगी, तो राजीव शुक्ला की अपनी पहचान एक न्यूज़ चैनल चलाने से भी है, लेकिन उनके चैनल ने उस दिशा से आंखें बंद कर ली, जबकि वह सवाल बीजेपी के खिलाफ का था, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ का था, और किस तरीके से प्रोपेगेंडा के जरिए बताया जाता है इस देश के भीतर में कि आय दुगनी हो रही है, उसको भी इन्होंने नहीं दिखाया। लेकिन वह छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर हैं, और उस छत्तीसगढ़ के किसानों की जो हालत है उसमें वहां के किसी व्यक्ति को सामने क्यों ना लाया जाए, या जो एग्रीकल्चर को समझता हो उसको क्यों ना भेजा जाए। खामोशी है। जो हरियाणा से आते हैं वह राजस्थान से जा रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं जो प्रांत को मिला देती है, और शायद यही तो हिंदुस्तान है। आप कहें राज्यसभा यही तो है, तो आप इसको भी एंजॉय कर लीजिए। और आखिरी सवाल, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस राज्यसभा के भीतर से कोई आवाज बीते 8 बरस में सिवाय किसान आंदोलन से ठीक पहले किसानों के हक में उठाए गए मुद्दों से हटकर कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ जो इस देश के भीतर में उन मुद्दों को प्रभावित करता। वो चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बात हो, चाहे लेबर रिफॉर्म को लेकर बात हो, चाहे बैंकिंग प्रणाली को लेकर बात हो, चाहे आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट लाने का जिक्र हो, चाहे रिजर्व बैंक को लेकर जिक्र किया गया हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर सवाल उठे हों। राज्यसभा की भूमिका अगर शून्य रहती है तो उस राज्यसभा के सदस्य बनने को लेकर इतना शोर शराबा क्यों है? इस देश के भीतर में एक जन संसद क्यों नहीं शुरू हो सकती है? और उस जन संसद के भीतर जनता से जुड़े मुद्दे अगर इस देश को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाए तो क्या राज्यसभा और क्या लोकसभा? फिक्र किसी को नहीं है, और फिक्र अगर है तो बीजेपी को है। बीजेपी जान रही है कैसे धीरे धीरे राज्यसभा के सदस्य बहुमत के भी एट पार चले जाएंगे। उसको 3 काम करने हैं। गुजरात को जीतना है, राजस्थान में जीतना है,
और छत्तीसगढ़ में अपने मार्जिन को लगभग दुगना कर लेना है। इसी से खेल हो जाएगा, जीते या ना जीते, लेकिन दुगना कर ले तो यानी 245 की तादाद में अपने बूते बीजेपी 125 पार कर जाएगी। अगर यह स्थिति बन जाती है तो लोकसभा चुनाव से ऐन पहले तक, तो जरा कल्पना कीजिए, जो नहीं हुआ आज तक वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी राज्यसभा जाने की कुलबुलाहट है। हमें क्यों नहीं भेजा गया, उसे क्यों भेजा जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।